क्वेश्चन नंबर 26 फॉर एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। आपको ये एक एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि ये एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर सेमी ग्रुप रहेगा, मोनोइड रहेगा, ग्रुप रहेगा या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप, जिसका मतलब होता है अबेलियन ग्रुप। तो देखिए यहाँ पर आपको सेट जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, सेमी ओपन इंटरवल दिया हुआ है, दैट मीन्स ओपन एट 0 एंड क्लोज एट 1। ये हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है जिसको जी नाम दिया गया है, ठीक है। और ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पर हमारे पास नंबर्स है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स लेना है हमको, ठीक है। अब देखिए इसको हमें चेक करना है कि इसमें ग्रुप की कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देख लेते हैं। क्लोजर का मतलब ये होगा कि यहाँ से हम दो एलिमेंट पिक करें इस सेट से, उनका मल्टीप्लिकेशन करें। जैसे ए और बी मैंने जी सेट से उठाए, ए डॉट बी जो रहेगा क्या वो जी में बिलोंग करेगा, ये हमें प्रूफ मतलब दिखाना है, ठीक है। तो देखिए ए और बी जो है वो दोनों एलिमेंट जब हम जी से उठा रहे हैं, इसका मतलब वो एलिमेंट कैसे हैं, 0 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है और लेस देन इक्वल टू 1। तो जब ऐसे दो नंबर का हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो 1 से छोटे नंबर है तो मल्टीप्लिकेशन करने पर भी वो 1 से छोटे ही आएंगे। अगर दोनों 1 हुए तो फिर उनकी वैल्यू 1 रहेगी, और क्योंकि वो 0 नहीं है तो उनका मल्टीप्लिकेशन कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो जी में ही बिलोंग करेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड होगी। फिर हमको देखना है एसोसिएटिविटी होल्ड होगी या नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ये मल्टीप्लिकेशन ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। और नंबर्स का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ए डॉट बी डॉट सी हम ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड होती है। मतलब पहले आप ए बी को मल्टीप्लाई करिए, फिर रिजल्ट को सी से मल्टीप्लाई करिए, या फिर पहले सेकेंड और थर्ड एलिमेंट को ऑपरेट करके मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकालिए और फिर ए के साथ उसको लेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा। इसका मतलब एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है। अगर किसी स्ट्रक्चर में सिर्फ फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड होती है तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्रुपॉइड। अगर फर्स्ट और सेकेंड दोनों प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तो हम उसे कहते हैं सेमी ग्रुप। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या रहेगा, 1 इसलिए क्योंकि कोई भी एलिमेंट हम जी से पिक करते हैं। अब आप बताइए ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि रिजल्ट ए ही मिले, तो वो तो 1 है, और 1 जो है वो सेट में बिलोंग कर रहा है, जी में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी आपको देखनी है इन्वर्स का एग्जिस्टेंस। तो ए कोई भी जी से ले लीजिए, फॉर एग्जांपल ए हम ले लेते हैं 1/2। तो 1/2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें आइडेंटिटी मिले 1। तो हम जानते हैं 2 से, तो 2 क्या हो गया, 1/2 का इन्वर्स हो गया, या फिर मैं कहूँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। बट इसका इन्वर्स 2 और 2 जो है वो जी में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं इस जी में। इसका मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। अगर पहली 3 प्रॉपर्टी होल्ड होती है तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, मोनोइड। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सेकेंड ऑप्शन मोनोइड, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, मोनोइड। ग्रुप तो ये नहीं बनेगा इसलिए क्योंकि यहाँ पर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर ग्रुप नहीं बनेगा तो हम कम्यूटेटिव ग्रुप पर नहीं जाएंगे, क्योंकि कम्यूटेटिव ग्रुप मतलब अबेलियन ग्रुप, इसके लिए पहले ग्रुप होना ज़रूरी है। कम्यूटेटिव के लिए आपको क्या देखना होगा, 4 प्रॉपर्टी देखने के बाद आप 5वीं प्रॉपर्टी जो कम्यूटेटिव की है वो आप देखेंगे कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए है या नहीं। तो ये तो हम जानते हैं कि जो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन रहता है नंबर का वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, 5वीं प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। लेकिन क्योंकि चौथी प्रॉपर्टी फेल हो रही है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। ग्रुप नहीं बनेगा तो कम्यूटेटिव ग्रुप आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर पहली 3 प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, दैट मीन्स इट इज़ अ मोनोइड। क्वेश्चन नंबर 27 द इंटरपोलेशन फार्मूला। यहाँ पर हमें इंटरपोलेशन फार्मूला दिया हुआ है और इसको हमें बताना है कि ये गॉस फॉरवर्ड फार्मूला है, बैकवर्ड फार्मूला या गॉस थर्ड फार्मूला, या फिर इनमें से कोई नहीं है। देखिए इंटरपोलेशन के लिए जो है वो हम एक तो न्यूटन ने जो दिए हैं न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फार्मूला करके पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं जो गॉस के द्वारा दिए गए हैं, गॉस फॉरवर्ड बैकवर्ड फार्मूला, ठीक है। एक स्टिरलिंग फार्मूला और एक हम पढ़ते हैं बेसल्स, ठीक है। और यहाँ पर हमको गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड और मतलब इन गॉस फार्मूला जो है इसकी
लिए पूछा गया है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि गॉस फॉरवर्ड फार्मूला और गॉस बैकवर्ड फार्मूला को कैसे देते हैं। तो यहाँ पर जो पहला इक्वेशन नंबर 7 जो है ये एक्सप्रेशन है गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर f(x) कितना होगा y0 p del y0। देखिए आपके पास क्या होता है ना, कुछ इंटरपोलेशन में हम क्या करते हैं, आपके पास कुछ x और y क्या है f(x), y इक्वल टू f(x), ठीक है। हमें कुछ डेटा दिया होता है, x की कुछ वैल्यूज़ और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू दी होती है कि x0, x1, x2, इस तरीके से इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू y0, y1, y2, और इस तरीके से हमारे पास कुछ डेटा होता है। और इस डेटा की हेल्प से हम पूरे के पूरे y को, दैट मीन्स f(x) को अप्रॉक्सीमेट करते हैं या फिर निकालते हैं हम, ठीक है। इसी को हम कहते हैं इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का मतलब है आपके पास 5 से 6 डेटा होगा, जितना भी 8, 10 जितना भी डेटा वैल्यूज़ हैं उनका यूज़ करिए और आप पूरे फंक्शन को, उसकी हेल्प से फंक्शन को जनरलाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का क्या मतलब है, यहाँ पर f(x) कितना होगा y0, मतलब पहला जो वैल्यू है, प्लस p। अब p कई बुक में आप p देखते हैं, कुछ बुक्स में u लिखा होता है, तो p जो ये यूज़ किया है इसका मतलब है x माइनस x0 बाय h, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, p बोलते हैं। h जो है वो डेटा के बीच में जितना डिफरेंस है, तो x और ये इक्वल डिफरेंस रहता है, ठीक है। x0 और x1 के बीच कितना डिफरेंस होगा h, x1 और x2 के बीच कितना डिफरेंस होगा h। इसका मतलब कितना लेंथ दिया होगा इंटरवल का, जो है गैप बीच में डेटा के बीच में, वो h लेंथ का है। तो p कितना है, x माइनस x0 बाय h, और कुछ जगह आप u देखते हैं, ठीक है, तो आप वो ध्यान रखें। तो यहाँ पर ये फॉरवर्ड फार्मूला है y0 p del y0 p इंटू p माइनस 1/2 फैक्टोरियल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, pc2, राइट, p इंटू p माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y माइनस 1 p प्लस 1 p माइनस 1, इसको आप लिख सकते हैं p प्लस 1 c3। तो ये क्या होगा, p प्लस 1 इंटू p माइनस 1/3 फैक्टोरियल, ठीक है। और इस तरीके से ये फार्मूला होता है, इसको हम क्या कहते हैं, गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। और ये है गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। यहाँ पर y0 सेकेंड टर्म, यहाँ पर p del y0 है, यहाँ पर p इंटू del y माइनस 1 है, ठीक है, इतना फ़र्क है। तो ये एक्सप्रेशन किसका है, गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले से ही हम एक बनाते हैं मॉडिफाइड गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, गॉस थर्ड फार्मूला, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, डेटा यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट किया गया है, y0 से, दोनों फार्मूले में, ठीक है। हम यहाँ पर x0 से x0 को रिप्लेस करेंगे x1 से, मतलब डेटा x0 से न लेकर हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, x1 से, ठीक है। जैसे ही आप x0 को रिप्लेस करेंगे x1 से, तो y0 किससे रिप्लेस हो जाएगा, y1 से, ठीक है। अब मुझे देखिए यहाँ पर आपके पास एक तो y की वैल्यूज़ ली गई है और एक यहाँ पर p आ रहा है, तो p जो है वो कितना होता है, x माइनस x0 बाय h। लेकिन अब हमें क्या लेना है इसकी जगह, x माइनस x1 बाय h। तो देखिए x1 तो कितना होता है, x0 प्लस h, x1 कितना होगा, x0 में जब मैं h ऐड करूँगी तब हमें x1 मिलेगा नेक्स्ट टर्म। तो यहाँ पर x1 की जगह x0 प्लस h आप रखिए, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस x0 प्लस h बाय h, यहाँ से हो गया x माइनस x0 बाय h, और ये आ गया माइनस h बाय h, मतलब -1। ये किसका फॉर्मूला है, p का, p माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस, जब आप x0 को x1 से रिप्लेस करेंगे तो ये वैल्यू किससे रिप्लेस, ये वैल्यू तो किसके इक्वल आ रही है, p माइनस 1 के इक्वल। तो यहाँ पर यही हुआ कि जहाँ जहाँ p लिखा हुआ है उसको आप किससे रिप्लेस करेंगे, p माइनस 1 से। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है 7 इक्वेशन नंबर मैंने दिया है, ठीक है। तो ये फार्मूला किस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा, हम पढ़ते हैं इसको, f(x), ठीक है, y0 कितना हो जाएगा, y1, p किससे रिप्लेस हो जाएगा, p माइनस 1 डेल y0, ये हो जाएगा p प्लस 1 किससे रिप्लेस हो जाएगा, p से, और p हो जाएगा p माइनस 1 से, मतलब p में एक कम कर रहे हैं, ठीक है, डेल स्क्वायर y, और y में हम एक इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो y माइनस 1 किससे रिप्लेस होगा, y0 से, ठीक है। उसके बाद प्लस p प्लस 1 p से, p हो जाएगा रिप्लेस p माइनस 1 से, और ये
p-1 किससे रिप्लेस होगा, p-2 से, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा डेल क्यूब y-1 प्लस इस तरीके से ये टर्म्स आएगी। अब देखिए आप थोड़ा सा मैच करिए जो आपको दिया हुआ है, ये f की फॉर्म में दिया हुआ है, तो चलो इसको y की फॉर्म में हम लिख लेते हैं। तो fx का मतलब है y, f1 का क्या मतलब है y1, ठीक है, y1 x-1, ठीक है, c1, ठीक है, तो x-1 की फॉर्म में लिया गया है। इसको अगर आप खोलेंगे तो x-1, ठीक है, c1 तो बाय 1 फैक्टोरियल लिखने की ज़रूरत नहीं है, डेल f0 का क्या मतलब है y0 प्लस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है xc2 का क्या मतलब होगा x-1 बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और डेल स्क्वायर f0 का मतलब हो गया डेल स्क्वायर y0, फिर क्या आ रही है xc3 का क्या मतलब x-1 x-2 बाई 3 फैक्टोरियल एंड डेल स्क्वायर डेल क्यूब y-1 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आप मैच करिए, अपन ने जो निकाली है y1, ठीक है, y1, ठीक है, यहाँ पर x यूज़ कर रहे हैं, हम p यूज़ कर रहे हैं, कुछ बुक्स में u यूज़ किया जाता है तो वो रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x-1 इंटू डेल y0, तो यहाँ पर भी x-1 डेल y0, फिर है हमारा x-1 बाई 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y0, तो p-1 बाई 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y0, फिर p-1 p-2 बाई 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y-1, तो देखिए x-1 x-2 बाई 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y-1, इसका मतलब फॉर्मूला इसी से मैच कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, गॉस थर्ड फार्मूला। इसको हम बोलते हैं, ये जो फार्मूला हमने फाइंड किया है इसको हम बोलते हैं या तो मॉडिफाइड गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। जो बैकवर्ड फार्मूला है इसी को हमने मॉडिफाई करके निकाला है, या फिर इसको बोला जाता है गॉस थर्ड फार्मूला। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिंपल इतना ध्यान रख सकते हैं कि जो बैकवर्ड फार्मूला है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड फार्मूला y0 से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम y1 से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही y1 दिख रहा है आपको तो यहीं से आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं अगर आपको याद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, द कंडीशन दैट द कोन मे हैव 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन। तो आपको ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो हम कोन पढ़ते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि ये इक्वेशन ऑफ कोन दी हुई है और इसके पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन होंगे, उसकी कंडीशन हमें बतानी है, इनमें से कौन सी होगी। तो देखिए हम कोन के लिए 2 कंडीशन पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर होंगे, उसकी क्या कंडीशन होगी, और एक 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन होंगे कोन पर, उसकी क्या कंडीशन होगी। तो थोड़ा मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन दी है ax² प्लस by² प्लस cz² प्लस 2ux vy 2wz प्लस d इक्वल टू 0। देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ कोन जो है वो हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, मतलब ax² प्लस by² प्लस cz² 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। जो x y z में सेकेंड डिग्री में आपको इक्वेशन कंसिडर करनी है, द मोर जनरल इक्वेशन, ठीक है, ये कोन की इक्वेशन है। अब ये कब रिप्रेजेंट करेगी कोन, कोई भी इक्वेशन, कोई भी सेकेंड डिग्री की इक्वेशन इन 3 वेरिएबल x y z में कोन को कब रिप्रेजेंट करेगी, अगर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो, 0 हो। अब ये डिटर्मिनेंट कैसे लिया गया है, तो a b c, देखो डायगोनल में तो क्या रखना है a b c क्या है, x² y² z² के कोफिशिएंट, यहाँ पर d रखा गया है डायगोनल में, d है कांस्टेंट टर्म। फिर आपको ध्यान रखना है कि ये फोर्थ u v w इस तरीके से सिमेट्रिक है, मतलब u v w क्या है, x y z के कोफिशिएंट, और फिर f g h, यहाँ पर भी f g h, इस तरीके से ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो इट हैज़ टू बी 0, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ना इक्वेशन दी हुई है ये, ठीक है, तो यहाँ पर इसको अगर आप इस इक्वेशन से कंपेयर करो, ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी की जगह ए बी सी ही है, एफ जी एच जो है यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब एफ जी एच की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। बाकी यू वी डब्ल्यू डी जो है उनका सेम नोटेशन है। अब ये इक्वेशन कौन रिप्रेजेंट करती है या नहीं, तो मैं इससे डिटर्मिनेंट बनाऊंगी इसी फॉर्म में। तो मैंने यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट लिख दिया है, यहाँ पर 0 0 इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि एफ जी एच की वैल्यू क्या है, 0 है, तो एफ जी एच यहाँ पर भी मैं प्लेस करूँगी एफ जी एच, तो ये 0 आई है, इसलिए ये 6 एंट्री जो आपको दिख रही है वो 0 है। बाकी यू वी डब्ल्यू डी ये पुट कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट हमको निकाल के देखना है कि वो 0 आता है या नहीं, तो मैंने इसका डिटर्मिनेंट इसको खोल दिया, एक तो ए के अलॉन्ग निकलेगा, बाकी 0 0 है, फिर यू के अलॉन्ग, फिर ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है, तो इसको मैंने बी इस फर्स्ट रो के
अलॉन्ग एक्सपेंड किया है, यहाँ पर भी फर्स्ट रो के अलॉन्ग। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है ए बी सी डी माइनस ए बी डब्ल्यू स्क्वायर माइनस ए सी वी स्क्वायर माइनस बी सी यू स्क्वायर। अब ए बी सी डी जो भी है इन जनरल ये तो नॉन ज़ीरो है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो गिवन इक्वेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि कोन को रिप्रेजेंट करे। अगर वो कोन को रिप्रेजेंट ही नहीं करेगी तो हम 3 टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन नहीं निकाल सकते, राइट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर क्या देना था उन्हें और फिर हम आंसर निकाल पाते। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये इक्वेशन अगर होती ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 FYZ प्लस 2 GZX प्लस 2 HXY, इसका मतलब यहाँ पर U V W और D एब्सेंट है तो इनकी वैल्यूज़ कितनी है, 0 है, ठीक है। और उन्होंने क्वेश्चन में गलती से FGH को 0 ले लिया है, ठीक है। लेकिन जब हम UVWD को 0 लेंगे और जैसे ही मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी, ये 4x4 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो देखिए यहाँ तो UVWD से जो ये 4th रो या फिर 4th कॉलम पूरा ही 0 आ रहा है। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का एक कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम 0 आ जाता है तो उसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, 0। तो यहाँ से हमें ये तो पता चल रहा है कि ये इक्वेशन जो है, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कोन को। तो ये कोन की इक्वेशन है जनरल, ठीक है। और ये जो है ये 0 0 0 वर्टेक्स जो होगा वो क्या होगा, ओरिजिन होगा, इससे पास होती है, इस तरह के हम पढ़ते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम कंडीशन फाइंड आउट करते हैं कि इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर होंगे अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। जनरेटर के लिए तो ये कंडीशन है, ठीक है। अगर x स्क्वायर वाई स्क्वायर और z स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम 0 आए तो इसके पास क्या होंगे, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर। लेकिन हमें क्या पूछा गया है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन। तो टेंजेंट प्लेन की कंडीशन होती है बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी कितना होना चाहिए, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये कंडीशन होती है टेंजेंट प्लेन की। और जो ऑप्शन 3 में दी है ये होती है जनरेटर के लिए, ठीक है। और ये कंडीशन रहती है टेंजेंट प्लेन के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोन की इक्वेशन में ही इन्होंने प्रॉब्लम मतलब सही से नहीं दी है, तो ये इस क्वेश्चन को क्या कर दिया था इन्होंने, डिलीट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इफ़ f(x) इज़ एन ऑड डिफरेंशिएबल फंक्शन। f(x) क्या दिया हुआ है, एक तो ऑड दिया हुआ है और वो डिफरेंशिएबल है, मतलब उसका डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो। सेट R मतलब सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइंड है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू 5 पर -3 है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की -5 पे आपको निकालनी है। अब देखिए हमको f के बारे में क्या जानकारी है, f जो है वो ऑड फंक्शन है, इसका मतलब f ऑफ -x कितना होगा, माइनस ऑफ fx। और f का आप डेरिवेटिव कर सकते हो, तो मैं इस इक्वेशन का डेरिवेटिव करती हूँ। जैसे ही आप डेरिवेटिव करोगे लेफ्ट हैंड साइड का, तो f का डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश और अंदर -x है, फंक्शन किसका है, -x का, तो -x का डेरिवेटिव कितना होगा, -1। और जब आप राइट हैंड साइड में करेंगे तो नेगेटिव साइन एज इट इज़, और f(x) का कितना हो जाएगा, f डैश, और x का कितना होगा, 1। तो ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से माइनस कट गया, अब हमारे पास कितना आ गया, f डैश माइनस एक्स इक्वल टू f डैश एक्स। अब इसका हम फिर से एक बार डेरिवेटिव करते हैं, क्योंकि हमको डबल डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका जब आप फिर डेरिवेटिव करेंगे तो f डबल डैश हो जाएगा f डैश का, और -x का माइनस, और यहाँ पर f डैश x है तो इसका हो जाएगा f डबल डैश, और x का कितना होगा, 1। तो आपके पास ये आ गई, ठीक है। अब देखिए x की जगह हम 5 अगर रखें तो f डबल डैश 5 यहाँ पर हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में होगा माइनस f डबल डैश -5। तो f डबल डैश 5 की आपको वैल्यू कितनी दी है, -3। तो ये जब आप -3 रखेंगे तो ये नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, और f डबल डैश -5 कितना आ जाएगा, 3। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज़ 3। देखो, और तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट दे सकते हैं, 5 की जगह कोई भी रियल नंबर दे के आपको इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ऑब्जर्व जो करने वाली बात है, f क्या दिया हुआ है हमें, ऑड फंक्शन है। तो देखिए f डैश के लिए क्या कंडीशन निकली, f डैश -x कितना है, f डैश x। इसका मतलब अगर f ऑड है तो f डैश क्या है, इवन फंक्शन। मतलब f डैश में जब मैं x को -x से रिप्लेस कर रही हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब f डैश क्या हो गया, इवन। और f डबल डैश, यहाँ पर इस इक्वेशन को देखिए, f डबल डैश -x कितना होगा, इस माइनस को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूँ तो नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब f डबल डैश क्या है,
ऑड। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि इफ़ एफ इज़ ऑड देन एफ डैश इवन होगा, उसका दूसरा डेरिवेटिव ऑड होगा, तीसरा डेरिवेटिव फिर इवन हो जाएगा, फोर्थ डेरिवेटिव फिर ऑड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से पूछा गया है, इमेज ऑफ लाइन x इक्वल टू 1/2, इसकी आपको इमेज निकालनी है इन द z प्लेन अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल टू 1/z। ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है w इक्वल टू 1/z। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है z और w में रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये मैपिंग है, w को हम fz से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो w कितना दिया हुआ है 1/z, और हमें इमेज किसकी निकालनी है x इक्वल टू 1/2 की। मतलब अगर हम x इक्वल टू 1/2 लें तो हमें w इस लाइन को कहाँ ट्रांसफॉर्म करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर w इक्वल टू 1/z दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं z की वैल्यू कितनी निकाल सकती हूँ 1/w, और w को हम लिखते हैं u प्लस आई वी में। और यहाँ पर क्योंकि आयोटा नीचे आ रहा है तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करने के लिए u माइनस आई वी से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे तो ऊपर तो u माइनस वी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए z की कितनी वैल्यू आ गई, u माइनस आई वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो z को हम खोल कर कितना लिखेंगे x प्लस आई वाई। क्योंकि हमें इमेज किसकी निकालनी है, वो x की फॉर्म में रिलेशन दिया है, तो हम खाली x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से x की कितनी आएगी, x की वैल्यू कैसे मिलेगी, रियल पार्ट को कंपेयर करके। तो x की वैल्यू आएगी u अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। x कितना दिया है, हमें हाफ दिया है, तो इसकी जगह हम हाफ पुट कर देते हैं, और ये कितना हो जाएगा 2u इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको इसको चेक करना है कि ये कहाँ पे मैच कर रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, u माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब इस परफेक्ट स्क्वायर बनाया हुआ है। तो हम इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। हमें क्या आ गया हमारे पास, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 2u। u को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर हम +1 ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और फिर इन तीन को अगर हम एक साथ ले तो ये बनेगा u माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो u स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2u प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस नेगेटिव 1 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन आएगी। तो यहाँ पर आप मैच करिए, तो जब हम इसे मैच करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा u माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर 3। देखिए यहाँ पर इमेज मतलब क्या दिया हुआ था, डोमेन में हमें x इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, तो ये हमें उसकी इमेज मिल रही है। अगर इसको आप ड्रॉ करें तो ये z प्लेन है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो z को कहाँ पर ले जाएगा, w प्लेन में, ठीक है। तो z प्लेन में हम क्या ले रहे हैं, x इक्वल टू 1/2। आप इसको x एक्सिस मानते हैं, इसको y, तो ये x इक्वल टू 1/2 कोई स्ट्रेट लाइन होगी, और यहाँ पर w प्लेन में ये u एक्सिस है, ये v एक्सिस है, और ये अगर देखें u v में तो ये क्या हो गई, ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सर्कल का सेंटर कितना है, सर्कल का सेंटर है 1,0 और रेडियस कितनी है 1। 1,0 का मतलब वो यहाँ पर कहीं होगा, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन जो है वो कहाँ पर मैप हो रही है, एक सर्कल पर मैप हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सर्कल की ही इक्वेशन हमसे पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 33, सॉल्यूशन ऑफ मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम हुज इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स इज फॉलोइंग। यहाँ पर आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम है, इसका मतलब यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स दी होगी ये कॉस्ट मैट्रिक्स होगी, और हमें कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है। यहाँ पर जो A B C D है, इनको आप बोल सकते हैं या तो ये मशीन्स हैं, या फिर इनको आप एज अ पर्सन एज्यूम कर सकते हैं, और 1 2 3 4 जो हैं ये जॉब्स हैं। तो आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्या करना होता है, नंबर ऑफ़ पर्सनस या नंबर ऑफ़ मशीनरी जो है वो दी होती है, और वो इक्वल होती है नंबर ऑफ़ जॉब्स की। तो किस पर्सन को कौन सी जॉब असाइन करे कि जो कॉस्ट रहे, टोटल कॉस्ट वो इफ़ेक्टिव मतलब मिनिमम रहे, ठीक है।
जैसे ए पर्सन जो है या ए मशीन है, ये अगर जॉब 1 करता है तो यहाँ पर 2 यूनिट की कॉस्ट पड़ेगी। अगर वो जॉब 2 को परफॉर्म करता है तो यूनिट 3 की कॉस्ट पड़ेगी। अगर ए थर्ड जॉब को परफॉर्म करता है तो यूनिट 4 का कॉस्ट आएगा, और अगर 4th जॉब को परफॉर्म करता है तो 5 का। इसी तरीके से बी जो पर्सन है उसके लिए 1 2 3 4 4 जॉब्स के लिए आपको ये कॉस्ट दी हुई है। सी के लिए 7 8 9 8 ये कॉस्ट है, और डी के लिए 3 5 8 4। अब आपको क्या करना होता है यहाँ पर कि कॉस्ट मिनिमम रहे, ठीक है। कई बार क्या होता है यहाँ पर प्रॉफिट दिया होता है, तो प्रॉफिट को हमें क्या करना होता है, मैक्सिमाइज़। तो यहाँ लिखा होगा प्रॉब्लम में कि मैक्सिमाइज़ करना है या मिनिमाइज़ करना है। तो यहाँ पर मिनिमाइज़ अगर आपको करना है इधर, तो इसका मतलब कॉस्ट दी होगी तो कॉस्ट को हमें मिनिमाइज़ करना होता है, और अगर प्रॉफिट दिया है तो उसको हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइज़ करेंगे, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। और मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, हंगेरियन मेथड यूज़ करते हैं। और हंगेरियन मेथड में आप क्या करते हैं, जो भी मैट्रिक्स गिवन है पहले हम उसको रिड्यूस करते हैं। किस तरीके से रिड्यूस करना है, पहले रो वाइज रिड्यूस करना है और फिर कॉलम वाइज रिड्यूस करना है। रो वाइज रिड्यूस करने के लिए हर रो में से आप मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करिए, ठीक है, और फिर उस रो में से आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जैसे फर्स्ट रो में अगर आप मिनिमम एलिमेंट देखेंगे तो 2 है, सेकेंड रो में से अगर हम मिनिमम एलिमेंट देखें तो 4 है, 7 8 9 8 इसमें से मिनिमम एलिमेंट 7 है, और 3 5 8 4 इसमें से मिनिमम एलिमेंट क्या है, 3। अब आपको क्या करना है, इस फर्स्ट रो के हर एंट्री में से इसके मिनिमम एलिमेंट जो 2 है इसको माइनस कर देना है। तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स आएगी, 2 में से 2 गया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 0। 3 - 2 जब आप करेंगे तो 1, 4 - 2 आप करेंगे तो 2, और 5 - 3 आप जब करेंगे, 5 - 2 जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 3। इस तरीके से 4 को माइनस करना है, तो यहाँ पर तो आपके पास क्या बचेगा, 0, यहाँ पर बचेगा 1, 4 माइनस करेंगे तो 2, यहाँ पर रह जाएगा 3। यहाँ पर हमें 7 माइनस करना है, तो 7 - 7 इज़ 0, 8 में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, 9 में से करेंगे तो 2, और 8 में से फिर से 1 मिल जाएगा। 3 को अब सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पर, तो 3 - 3 इज़ 0, 5 - 3 इज़ 2, 8 - 3 इज़ 5, 4 - 3 इज़ 1। तो इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स आई, रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स आई, जिसमें हमने रो में हर एक रो के मिनिमम एलिमेंट को माइनस किया है, ठीक है। अब मैं इसको फिर से लिख देती हूँ। जैसे यहाँ पर हमें क्या मिला, ये यहाँ पर हमारे पास कितने 4 कॉलम हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और इसी तरीके से 4 रोज़ हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मिला है, 0 1 2 3, 0 1 2 3, यहाँ पर थर्ड रो है 0 1 2 1, और फोर्थ रो है 0 2 5 1। अब आपको क्या करना है, इसको कॉलम से भी रिड्यूस करना है, ठीक है। कॉलम वाइज रिड्यूस करने के लिए फिर से हम हर एक कॉलम का मिनिमम एलिमेंट चूज़ करेंगे। फर्स्ट कॉलम में सारी एंट्रीज 0 है, तो मिनिमम एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर 1, यहाँ पर मिनिमम एलिमेंट आप देख सकते हैं 2, और यहाँ पर मिनिमम एलिमेंट है 1। तो अब हम क्या कर रहे हैं, कॉलम रिड्यूस्ड मैट्रिक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो हर क्वेश्चन इसी तरीके से होगा, असाइनमेंट प्रॉब्लम का हंगेरियन मेथड से हम इसी तरीके से फाइंड करेंगे। अब फर्स्ट कॉलम में आपको 0 माइनस करना है, हर एंट्री 0 है तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड कॉलम में आप 1 को ले रहे हैं तो 0 बन जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर हम 2 से डिफरेंस लेंगे तो 0 0 0, और यहाँ पर कितना आएगा, 3। यहाँ पर हम 1 से डिफरेंस लेंगे तो 2 2 0 0। अब आपको ये हमारे पास क्या आई, रिड्यूस्ड मैट्रिक्स आई। पहले हमने रो रिड्यूस निकाली, और रो रिड्यूस से हमने कॉलम रिड्यूस निकाली, तो ये आपके पास रिड्यूस्ड मैट्रिक्स है। अब इसमें आपको क्या करना है, हर एक रो में 0 को मतलब सेलेक्ट करना है, ठीक है। 0 को सेलेक्ट करना है, लेकिन अगर एक 0 आता है तो वो देखना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर तो 3 0 है, तो फिर मैं किसी भी एक मतलब 0 को सिलेक्ट नहीं करूँगी। नेक्स्ट रो पे आप आ जाइए, यहाँ पर भी 3 0 है, यहाँ पर तो चारों ज़ीरोज़ हैं, और यहाँ पर 2 0 है। मतलब यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं आ रही है, कोई भी रो में सिंगल 0 तो नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, अगर एक 0 नहीं आ रहा है तो फिर आपको क्या करना है, 2 0 पे आप बढ़ सकते हैं, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ वाली रो या मिनिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है। पहले अगर आप रो वाइज चल रहे हैं
तो यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 4 है, 4th रो में 2 ज़ीरो हैं। ठीक है, तो हम पहले 4th रो से स्टार्ट करेंगे। 4th रो से स्टार्ट करने का क्या मतलब है, 4th रो किसके लिए है, पर्सन डी के लिए। ठीक है, इसका मतलब हम डी को पहले जॉब असाइन करवा रहे हैं, समझ में आया। तो यहाँ पर 2 ज़ीरो हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आप कर सकते हैं, कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, वो आप पर है, रेंडमली कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये पहले आ रहा है तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। तो आपको क्या करना है, अब डी को आपने फर्स्ट जॉब असाइन कर दी। इसका मतलब ये क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पर क्या है, ए बी सी डी। डी को आप फर्स्ट जॉब असाइन कर चुके हैं, तो अब फर्स्ट जॉब किसी को असाइन नहीं कर सकते। तो आप ए को नहीं कर सकते, बी को नहीं कर सकते, सी को भी नहीं कर सकते, तो आपने कैंसिल कर दिया इनको। और डी को फर्स्ट जॉब असाइन कर दी है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जॉब असाइन नहीं कर सकते। तो ये वाला ज़ीरो आ रहा है, इसको हम क्रॉस कर देंगे। बाकी ये तो नॉन ज़ीरो एंट्रीज है, इनको तो हम वैसे भी सेलेक्ट नहीं करने वाले, तो इनको क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, मूव करेंगे दूसरी रो पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस रो में, क्योंकि फोर्थ को हम असाइन करवा चुके हैं, तो अब हम फर्स्ट में देखेंगे, यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है, तो फर्स्ट और सेकेंड में 2-2 ज़ीरो आ रहे हैं। आप किसी भी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब आप चाहे तो ए को असाइन करवा सकते हैं, या फिर चाहे तो बी को असाइन करवा सकते हैं। हम पहले ए को करवा लेते हैं। अब ए को कौन सी जॉब दे, सेकेंड या थर्ड, ये भी आप कोई भी रैंडमली चूज़ कर सकते हैं। हम सेकेंड जॉब दे देते हैं। अब ए को अगर सेकेंड जॉब दे दी, तो थर्ड अब हम नहीं दे सकते, क्योंकि एक जो पर्सन है वो एक ही जॉब परफॉर्म कर सकता है, और सेकेंड जॉब ए को अगर आपने असाइन कर दी, तो अब वो किसी और को नहीं मिल सकती, बी और सी को नहीं मिल सकती, तो हमने क्रॉस कर दिया। अब आपके पास बी के लिए एक ही ज़ीरो है, तो बी को हम दे देते हैं थर्ड जॉब। थर्ड जॉब जैसे ही बी को दी, तो सी वो जॉब परफॉर्म नहीं कर सकता, और सी के पास फिर कौन सी ऑप्शन रहा, फोर्थ का। ठीक है, तो अब देखिए आपका क्या आंसर आ गया। ए कौन सी जॉब परफॉर्म करेगा, सेकेंड जॉब, बी जॉब परफॉर्म करेगा थर्ड, सी कौन सी जॉब परफॉर्म करेगा, फोर्थ, और डी जॉब परफॉर्म करेगा फर्स्ट। और ये अगर आप जॉब असाइन करते हैं इन ए बी सी डी को, तो जो कॉस्ट रहेगी वो क्या रहेगी, मिनिमम। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन मैच कर लेते हैं, ए सेकेंड, बी थर्ड, सी फोर्थ और डी 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, इफ़ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, ए बी सी आपको यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं। ए इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी। ए जो है वो किसके परपेंडिकुलर है, बी और सी के, एंड एंगल बिटवीन बी एंड सी इज़ 30 डिग्री। तो आपको देखो क्या क्या दिया हुआ है। पहली चीज़ दी हुई है, ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स। ये अगर यूनिट वेक्टर्स है, इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड जो होगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। पहली तो ये चीज़ गिवन है। सेकेंड जो आपको गिवन है, दैट इज़ ए जो वेक्टर है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी। वेक्टर ए किसके परपेंडिकुलर है, वेक्टर बी और वेक्टर सी के। थर्ड चीज़ क्या गिवन है, द एंगल बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में एंगल कितना दिया हुआ है आपको, 30 डिग्री का। ठीक है, इस तरीके से हमको ये 3 इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो वेक्टर ए कितना होगा, तो वेक्टर ए को अगर आप ऑप्शन देखें तो बी क्रॉस सी में सारे के सारे रिप्रेजेंटेशन है। तो हम जानते हैं कि अगर वेक्टर ए बी और वेक्टर सी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वेक्टर ए किस तरीके का दिखेगा, बी क्रॉस सी, क्योंकि बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। अब देखिए बी क्रॉस सी, जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या आती है, उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो ये जो बी और सी का मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले रही हूँ, तो ये जो वेक्टर बनेगा ये परपेंडिकुलर बनेगा बी एंड सी के। तो ए वेक्टर भी परपेंडिकुलर है, तो ये लगभग इसी के इक्वल होगा। लेकिन हमें एक और जानकारी है कि ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। अब इस वेक्टर का, इसकी डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर है, बट इसका मैग्नीट्यूड 1 बनाने के लिए हम क्या करें, इसको बी क्रॉस सी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। अब जो भी वेक्टर आएगा इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ये यूनिट वेक्टर है। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पे क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर। तो क्योंकि ए हमारा यूनिट वेक्टर है तो हमने यूनिट वेक्टर बना दिया, डायरेक्शन हमने मैच कर ही चुके हैं हम। ठीक है, तो इसका मतलब ए कुछ इस तरह का दिखेगा। अब देखिए बी क्रॉस सी और यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, तो हम क्या करते हैं, बी क्रॉस सी जो है इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो देखिए बी क्रॉस सी कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को हम किस तरीके से देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ
सी साइन ऑफ थीटा एंड यूनिट वेक्टर आएगा, ठीक है। जो भी उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी वो इसकी डायरेक्शन होगी। ये तो हम क्रॉस प्रोडक्ट को इस तरीके से देते हैं, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। जैसे ही आप मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ही है, तो ये इसकी वैल्यू 1 है, 1 और साइन थीटा, ठीक है, और n, ये जो n कैप है ये यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, और साइन ऑफ थीटा कितना है 30 डिग्री। तो जब आप थीटा की जगह 30 डिग्री रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी 1/2। तो 1/2 हमारे पास क्या आ गया, b क्रॉस c का मैग्नीट्यूड। तो इसकी जगह जब हम 1/2 रखेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू बी क्रॉस सी, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू बी क्रॉस सी, ऑप्शन नंबर 3। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में अगर आप देखें तो यहाँ पर प्लस एंड माइनस लिया हुआ है, तो प्लस माइनस ले सकते हैं क्योंकि यूनिट वेक्टर आपको बनाना है ना। तो ये प्लस वाला अगर वही वेक्टर है तो उसके ऑपोजिट, जैसे ये वेक्टर अगर ये आ रहा है तो नेगेटिव से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स इसकी। तो वो भी वही वेक्टर परपेंडिकुलर भी रहेगा, अगर यूनिट वेक्टर है तो यूनिट भी रहेगा। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो मोर जनरल यहाँ पर आंसर लिखा गया है, तो हमारा भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। ये टेंसर एनालिसिस से पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, अ स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक n इन Vn विल हैव नो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट। अब देखिए यहाँ पर जब आप स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर को पढ़ते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर के आपको इंडिपेंडेंट कंपोनेंट बताने। अगर रैंक n है तो आप पढ़ते हैं अगर सिमेट्रिक होगा तो उसके तो कंपोनेंट कितने होंगे, n इंटू n+1/2, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कंपोनेंट कितने होते हैं, n इंटू n-1/2। यहाँ पर क्या लिख दिया इन्होंने, नो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, इसका मतलब ज़ीरो कंपोनेंट। तो वो तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसलिए ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हार्मोनिक फंक्शन। अब ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से पूछा गया है, और कौन सा फंक्शन हार्मोनिक नहीं है। कोई भी फंक्शन हार्मोनिक कब कहलाता है, अगर आपके पास 2 वेरिएबल फंक्शन है। आप कहते हैं अगर कोई रियल वैल्यूड फंक्शन जो 2 वेरिएबल की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, रियल वैल्यूड भी होना चाहिए और 2 वेरिएबल की फॉर्म में डिफाइंड है, इस u को हार्मोनिक कहेंगे अगर u के डबल डेरिवेटिव, डबल पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब इट इज़ u(x(x) u(y(y) एग्जिस्ट करे और इनका एडिशन कितना हो 0। आपको ये देखना है, मतलब u के पार्शियल डेरिवेटिव, ऑल द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर एग्जिस्ट, और फिर u(x(x) प्लस u(y(y) का सम कितना होना चाहिए 0। ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता है, हार्मोनिक। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला फंक्शन क्या दिया हुआ है, ux² प्लस y²। तो यहाँ पर आप जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे ux, तो कितना आएगा 2x। पार्शियल डेरिवेटिव करना है, पार्शियल डेरिवेटिव जब आप करते हैं तो x के रिस्पेक्ट में, अब देखिए u किसका फंक्शन है, x एंड y। अब आपको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो y को कांस्टेंट मानेंगे, तो x² का हो गया 2x, और ये पूरी कांस्टेंट टर्म है तो इसका 0 हो जाएगा। अब u(x(x) मतलब डबल डेरिवेटिव करना है, तो u(x) का फिर से x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, x का हो जाएगा 1, तो u(x(x) कितना आ गया 2। अब हम u(y) निकालते हैं, u(y) का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y। y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट मानेंगे, तो ये इस टर्म का हो गया 0, y² का हो जाएगा 2y, और u(y(y) कितना होगा 2। अब आप ऐड करिए, पार्शियल डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनका एडिशन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है, ये तो 4 आ रहा है, ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब आपसे यही पूछा है कि विच इज़ नॉट हार्मोनिक, ठीक है, हार्मोनिक कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा। अगर आप आगे वाले चेक करेंगे, जैसे u = x² - y², तो यहाँ पर आप जो ऑप्शन नंबर 1 लिया है इसी में यहाँ पर माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये तो u(x(x) तो 2 ही बनेगा, u(y) कितना आता -2y, और फिर u(y(y) कितना आता -2, और जब आप ऐड करते तो ये माइनस का होता, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाता, 0 बन जाता। इसका मतलब ये तो हार्मोनिक है। साइन हाइपरबोलिक x cos y, जब आप ऑप्शन नंबर 3 को चेक करेंगे तो u कितना दिया हुआ है, साइन हाइपरबोलिक x cos y, तो इसमें ux कितना आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव का x के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब y कांस्टेंट है, तो cos y को हम ऐसे ही लिखेंगे, साइन हाइपरबोलिक का हो जाएगा cos हाइपरबोलिक x cos y। फिर हम करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फिर से x के रिस्पेक्ट में,
y का कांस्टेंट लेके चलेंगे, कॉस का हो जाएगा साइन, हाइपरबोलिक में पॉजिटिव ही रहता है, चाहे साइन हाइपरबोलिक का करिए चाहे कॉस हाइपरबोलिक का। ये आ जाएगा यू एक्स एक्स। अब यू वाई वाई करना है तो यहाँ पर देखिए यू वाई जब आप निकालेंगे तो साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस का कितना हो जाएगा माइनस का साइन वाई, ठीक है। और फिर वापस जब y के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस y में, तो मैं यहीं पे इसको कर रही हूँ चेंज, ये हो जाएगा कॉस y, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करिए, यू एक्स एक्स एंड यू वाई वाई, जब आप ऐड करेंगे तो सेम वैल्यू है बट अपोजिट साइन, ठीक है। तो ये सम कितना देगा 0, तो इसका मतलब ये भी हार्मोनिक है ऑप्शन नंबर 3। और ऑप्शन नंबर 4 जो है u इक्वल टू हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको भी हम चेक कर सकते हैं, u इक्वल टू हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वहाँ आपको एक एक चेक नहीं करना, जैसे ही आपको कोई एक फंक्शन मिल गया नॉट हार्मोनिक, आपका वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको हर ऑप्शन को चेक करके बता रही हूँ। यू एक्स कितना होगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, और वाई तो कांस्टेंट है तो उसका 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो देखिए फिर से इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में करना है, x ऊपर भी आ रहा है x नीचे भी आ रहा है, इसका मतलब हम डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रखेंगे, देन माइनस न्यूमरेटर ऐसे का ऐसे रखेंगे और डिनोमिनेटर का करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 2x। अब आप इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आया यू एक्स एक्स। अब अगर आप फंक्शन को देखें, यू को अगर आप देखें तो ये क्या है, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, राइट। तो जब हम यू वाई वाई आपको निकालने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिखिए, वाई वाई के लिए करेंगे तो एक्स वाई की जगह एक्स को और वाई को इंटरचेंज कर दीजिए, तो ये आंसर क्या आएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप जब इन्हें ऐड करेंगे तो देखिए डिनोमिनेटर तो सेम है, और जब आप न्यूमरेटर में ऐड होगा तो वाई स्क्वायर अपोजिट साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई 0 मिलेगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हार्मोनिक नहीं दिया हुआ है।